नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मुग़ल कालीन साहित्य को कंप्लीट कर चुके हैं। मुग़ल कालीन जो कला है जिसमें हम चित्रकला, संगीत आदि को कंप्लीट कर चुके हैं, उसी के क्रम में आज ये जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो मुग़ल कालीन जो स्थापत्य कला है उसका फर्स्ट पार्ट है। मुग़ल कालीन स्थापत्य थोड़ा बड़ा होने के कारण इसके हमने 2 पार्ट किए हैं। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम बाबर कालीन स्थापत्य कला, हुमायूं कालीन स्थापत्य कला और अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम शेष जो मुग़ल जो बादशाह रहे हैं उनके काल के स्थापत्य की जो चर्चा है वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुग़ल काल को समस्त प्रकार की कलाओं के विकास के कारण इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। तो इससे पिछले जो वीडियो थे हिस्ट्री के, उसमें हमने देखा था कि मुग़ल काल में किस तरह से संगीत, साहित्य, चित्रकला आदि का एक बहुत ही अच्छा विकास भारत में होता है। इसी वजह से इसको द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। फर्स्ट क्लासिकी युग हम गुप्त काल को कहते हैं भारत के इतिहास में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि द्वितीय क्लासिकी युग भारतीय इतिहास में कौन से काल को कहा जाता है। तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मुग़ल काल को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का विकास हिंदू, मुस्लिम, ईरानी, अरबी, बगदादी वास्तुकला की शैलियों के मिश्रण से हुआ है। तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला को हम देखें तो इसमें हमें हिंदू मुस्लिम शैली का, ईरानी शैली का, अरबी, बगदादी आदि जो वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं उनका मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से भी आपको जो चीज़ याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला किन किन शैलियों का मिश्रण है। तो ये उन शैलियों के नाम हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम शैली हो गई, ईरानी स्थापत्य कला की शैली हो गई, अरबी, बगदादी आदि हो गई, बौद्ध, जैन, सारे की सारी जो शैलियाँ हैं उनके मिश्रण से तैयार की गई ये स्थापत्य कला थी। इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली या मुग़ल शैली के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे पॉइंट से जो हमारा प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि मुग़ल कालीन स्थापत्य शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो वो नाम हमें याद रखना है। पहला नाम है इंडो इस्लामिक शैली या फिर उसी का दूसरा नाम है मुग़ल शैली। तो यहाँ से ये जो तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों में मैंने 3 प्रश्न यहाँ पर डालने का प्रयास किया है कि किन किन शैलियों का मिश्रण है, सेकंड क्लासिकी युग कौन से काल को कहा जाता है और मुग़ल कालीन स्थापत्य शैली का क्या नाम है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हम 3 मुग़ल बादशाहों के काल की स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे कि उनके काल में कौन कौन से स्मारक या फिर कौन कौन से भवनों का निर्माण किया गया और उनका इस कला में क्या योगदान रहा था। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने साहित्य के वीडियो में, संगीत के वीडियो में और चित्रकला के विकास के वीडियो में आपको बताया था कि किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बनता है। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि सबसे पहली बात तो ये पूछ सकता है कि ये जो इमारत है वो कौन से मुग़ल बादशाह के काल की है, या फिर आजकल जो प्रश्न पूछने का उल्टा तरीका है उस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण बाबर के काल में नहीं हुआ या फिर अकबर के काल में नहीं हुआ, हुमायूं के काल में नहीं हुआ, या फिर जो शिल्पकार हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से शिल्पकार कौन से मुग़ल बादशाह के काल में हुए हैं। तो इन सारे तरीके के प्रश्न मैंने इस टॉपिक में नोट्स में शामिल किए हैं। तो किसी भी तरह का आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर कालीन स्थापत्य कला। सबसे पहला पॉइंट है कि बाबर द्वारा बनवाए गए भवनों पर ईरानी प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि ईरानी प्रभाव, कि कौन से मुग़ल बादशाह के
स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा बाबरकालीन स्थापत्य कला में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर ने पानीपत में काबुली बाग में मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब जो आगे के जो पॉइंट है वो यही है कि बाबर के काल में कौन कौन से स्थापत्य जो इमारतें हैं, जो बाग बगीचे हैं, उनका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहला है काबुली बाग। तो काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बाबर ने करवाया था। या फिर काबुली बाग का निर्माण बाबर ने कहाँ करवाया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा पानीपत में। और ये काबुली बाग क्या है? एक मस्जिद है। तो इस तरह से आपके सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और मैंने नोट्सों को इसी तरह से तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हो। और मुग़ल कालीन जो कला है उसमें से हर परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं उस प्रश्न को शामिल करूँगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि काबुल में बागे बाबर बनवाया। बागे बाबर में ही बाबर को दफनाया गया था और यहीं पर बाबर का मकबरा है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2-3 यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बाग ए बाबर का निर्माण किसने करवाया था या कहाँ करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? अफ़गानिस्तान के पास काबुल में इसका निर्माण करवाया था। दूसरा है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका जवाब भी हो जाएगा बाग ए बाबर में बाबर को दफनाया गया था। या फिर तीसरा प्रश्न बनता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो भी हमारा आंसर हो जाएगा कि बाग ए बाबर में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि काबुल में बाग ए वफ़ा का निर्माण भी करवाया। तो काबुल में बाग ए वफ़ा का निर्माण भी किसने करवाया था? बाबर ने ही करवाया था। वर्तमान पाकिस्तान के कल्लर काहर झील के किनारे बाग ए सफ़ा का निर्माण करवाया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाग ए बाबर, बाग ए वफ़ा, बाग ए सफ़ा, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होते हुए आपको स्थानों का ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर बनवाए गए थे। तो बाग ए सफ़ा का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? कल्लर काहर झील के किनारे करवाया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में स्थित है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत का निर्माण इब्राहिम लोदी की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी की जो विजय हुई थी उसी के उपलक्ष्य में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? पानीपत में। तो यहाँ से प्रश्न जो आपको पूछ सकता है वो इसी तरह से पूछ सकता है कि पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा काबुली बाग का निर्माण करवाया था। या फिर पीछे वाले पॉइंट में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में पानीपत में बाबर ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया? तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि संभल जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश का निर्माण मीर हिंदू बेग ने बाबर के काल में ही करवाया था। तो यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है कि संभल जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के काल में किसने करवाया था? तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा मीर हिंदू बेग ने करवाया था। तो यहाँ पर जो संभल है वो उत्तर प्रदेश में किस स्थान का नाम है कि संभल में उस मस्जिद का निर्माण होने के कारण उस मस्जिद का क्या नाम रख दिया जाता है? संभल जामा मस्जिद उसका नाम रख दिया जाता है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि काबुल में बाग ए वफ़ा, बाग ए कला व आगरा में रामबाग, जोहरा बाग नाम से 4 बागों का निर्माण करवाया, जिन्हें मुग़ल गार्डन कहा जाता है। तो ये 4 बागों के नाम भी आपको याद रखना है। इन 4 बागों का निर्माण भी बाबर ने अपने काल में करवाया था, जिन्हें मुग़ल गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने उनकी इच्छानुसार काबुल लाकर उनको दफनाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि कई बार आपको मिल जाता है कि जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि बाबर को काबुल में ला कर के दफनाया गया था और यहीं पर उनका मकबरा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया था?
आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और यहीं पर उनका जो मकबरा है वो भी बनाया गया था। लेकिन कहा जाता है कि बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो नेक्स्ट जो मुग़ल बादशाह हुए थे शेर शाह सूरी, उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार उनको काबुल ले जा कर के और दफनाया था। तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो दोनों में ही आपको ऑप्शन देकर सही करना है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। यदि ऑप्शन में काबुल है तो आपको काबुल करना है, और काबुल में भी आपको अभी बाग का नाम भी वहाँ पर बताया था। और यदि आगरा में ऑप्शन है तो वहाँ पर आपको आगरा करना है कि आगरा के आराम बाग में उनको दफना करके उनका मकबरा बनाया गया था। तो ये थे बाबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में जितनी भी जो जानकारी थी। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं हुमायूं कालीन स्थापत्य कला। हुमायूं ने दिल्ली में 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक स्मारक का निर्माण करवाया था। इसे वर्तमान में पुराना किला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हुमायूं कालीन स्थापत्य कला जो है वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाई है, क्योंकि हुमायूं जो है, आप इनका जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्थायी रूप से शासन नहीं कर सके। इनको शासन करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए इनका जो ध्यान है वो स्थापत्य की ओर जा ही नहीं सका। इसलिए दो ही पॉइंट इनके जो महत्वपूर्ण हैं, जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो केवल दो बिंदु हैं। जिसमें पहला बिंदु है कि दीन पनाह नामक स्मारक का निर्माण किसने करवाया था, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा हुमायूं ने। और कब करवाया था? 1533 ईस्वी में। और कहाँ करवाया था? दिल्ली में। और इसे ही वर्तमान में पुराना किला के नाम से जाना जाता है। तो जो पुराना किला है वर्तमान दिल्ली में, वो प्राचीन काल में दीन पनाह नामक स्मारक हुआ करता था, जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है कि हुमायूं ने आगरा और फतेहाबाद में मस्जिदें बनवाई थी। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं जा सकता कि आगरा और फतेहाबाद में मस्जिदें किसने बनवाई थी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि आगरा में जो परवर्ती जो मुग़ल बादशाह हुए हैं, उन्होंने भी अनेक इमारतें, मस्जिदें आदि बनवाई थी। तो यहाँ से डायरेक्ट वो प्रश्न नहीं पूछेगा। तो हुमायूं के बारे में जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो केवल फर्स्ट पॉइंट से पूछा जा सकता है, जिसमें आपको तीनों बातें याद रखनी है कि कौन से स्मारक का निर्माण करवाया, वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जाता है, और कहाँ पर और कब करवाया था। तो 4 प्रश्न इस पहले पॉइंट में से यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो मुग़ल बादशाह हैं वो है अकबर। अकबर कालीन स्थापत्य कला। हुमायूं का मकबरा सबसे पहला, ये जो इनका नमूना है स्थापत्य कला का अकबर के काल का, वो है हुमायूं का मकबरा। अकबर कालीन स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण है और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, साथ में संगमरमर का प्रयोग भी हुआ है, और पहली बार संगमरमर का प्रयोग इसी इमारत में हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर हर चीज़ शामिल करने का प्रयास किया है। तो हुमायूं का जो मकबरा है इसके बारे में देख सकते हैं कि 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अकबर कालीन स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण निम्न में से किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो दोनों तरह के पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग हुआ है और संगमरमर का प्रयोग भी हुआ है। या फिर यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पहली बार अकबर के काल में संगमरमर का प्रयोग कौन से इमारत में हुआ था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और भारत के अनेक एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है कि ताजमहल का पूर्वगामी कौन सी इमारत को या फिर कौन से स्मारक को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए हुमायूं के मकबरे को, क्योंकि इसी से प्रेरित होकर के शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो हुमायूं के मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल निर्माण का जो प्रेरणा जो मिलती है वो हुमायूं के मकबरे से ही मिलती है। इसको आप इम्पोर्टेंट लिख के और याद करना है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा रानी हाजी बेगम द्वारा ईरानी वास्तुकार मिर्ज़ा गियास की देखरेख में किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा हाजी बेगम ने करवाया था। और कौन से वास्तुकार की मदद से या देखरेख में करवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गियास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे के बारे में जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और हर पॉइंट में से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं के मकबरे को मुग़लों की कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह उस स्थान को कहा जाता है जहां अनेक कब्रें बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट ये शब्द है कि मुग़लों की कब्रगाह कौन से स्थान को कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा हुमायूं के मकबरे का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुग़ल कालीन प्रमुख प्रमुख जो व्यक्ति रहे हैं उनकी जो कब्र है वो यहीं पर बनाई गई है, जिसमें प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे हाजी बेगम है, जिसके अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो विधवा रानी हाजी बेगम ने करवाया था। तो हाजी बेगम की जो कब्र है वो भी यहीं पर बनाई गई है। हमीदा बानो की भी कब्र यहीं बनी है। मोहम्मद साहब की कब्र भी यहीं है। बहादुर शाह प्रथम की कब्र भी यहीं है। शाह आलम द्वितीय की कब्र भी यहीं है। तो यहाँ से जो प्रमुख प्रमुख नाम है वो भी आपको याद रखना है। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि शाह आलम द्वितीय की कब्र निम्न में से कौन से स्थान पर है, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा हुमायूं के मकबरे में। मोहम्मद साहब की कब्र कहाँ है, तो हुमायूं के मकबरे में। बहादुर शाह प्रथम की कब्र कहाँ है, हुमायूं के मकबरे में। हाजी बेगम की कब्र कहाँ है, हुमायूं के मकबरे में। तो तीनों चारों प्रश्न इस पॉइंट से बनते हैं कि कब्रगाह कौन से स्थान को कहा जाता है या फिर किस किस व्यक्तियों की जो कब्र है वो हुमायूं के मकबरे में स्थित है। नेक्स्ट जो अकबरकालीन प्रमुख जो स्थान रहा है जहाँ पर अकबर का विशेष फोकस रहा है और स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना जो हमें मिलता है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से अकबर का विशेष लगाव रहा है क्योंकि अधिकांश जो निर्माण है वो अकबर ने यहीं पर करवाया है। जिस तरह से अगला हमारा एक बादशाह होगा शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने अपना जो विशेष जो फोकस विशेष जो केंद्र किया स्थापत्य और भवन निर्माण का, वो आगरा को उन्होंने फोकस करके वहाँ पर ज़्यादा निर्माण करवाए थे। उसी तरह से अकबर की हम बात करें तो अकबर ने अपना जो केंद्र रखा जहाँ पर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उत्कृष्ट नमूने उन्होंने बनाए, तो वो स्थान है फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बाबर ने इस स्थान को सीकरी कहा। यानी यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को सर्वप्रथम सीकरी कौन से मुग़ल बादशाह ने कहा था, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा बाबर ने। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। 1572 से और 1585 तक ही अकबर की राजधानी रही, लगभग 13 वर्ष। उसके बाद पॉइंट है कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहाबाद रखा, जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो नाम है वो किस आधार पे पड़ता है, क्योंकि पहले तो बाबर ने इसे सीकरी कहा और फिर गुजरात विजय करने के बाद, अकबर की गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहाबाद रखा। दोनों शब्दों को मिलाकर ही और बाद में इसका जो नाम है वो पड़ा फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी का क्या नाम रखा, तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हमारा पढ़ा हुआ भी होगा कि एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। या फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। कहाँ करवाया, फतेहपुर सीकरी में। किस उपलक्ष्य में करवाया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है और बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, इससे आपके यहीं पर अधिकांश जो चीज़ें हैं वो यहीं पर याद हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज बताया है।
ये कहावतें भी कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न वाक्य किसने कहा। तो एक वाक्य मिलता है हमें इतिहासकार फर्ग्यूसन की इतिहास से कि किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज फतेहपुर सीकरी को किसने बताया, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा फर्ग्यूसन ने बताया। और यहाँ पर जो महान आदमी की बात की जा रही है वो अकबर के बारे में ही उसे कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1585 में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अभी ऊपर हमने देखा था कि 1585 तक अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद किन्हीं राजनीतिक और किन्हीं अन्य कारणों से 1585 में अकबर को लाहौर को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया। अकबर ने इसे लाल पत्थर से बनवाया, लेकिन जहांगीर ने इसे सफ़ेद संगमर में परिवर्तित करा दिया। इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है जो आपने शायद पढ़ी भी होगी कि फतेहपुर सीकरी के पास में ही एक पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती का निवास था, और जैसे ही अकबर फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो इनके 3 पुत्र होने का आशीर्वाद शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दिया जाता है। और उसके तुरंत बाद अकबर को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और उसी कारण से प्रसन्न होकर के इन्होंने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और पत्थर की बात करें तो अकबर ने इसे लाल पत्थर में बनवाया था, लेकिन जहांगीर ने इसे सफ़ेद संगमर में परिवर्तित करवा दिया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तित करने वाले मुग़ल बादशाह कौन से थे, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा जहांगीर। और निर्माण की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा उसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। इसके पीछे जो कहानी जोड़ी जाती है वो भी मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव या फतेहपुर की शान कहा जाता है। तो यहाँ की जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि फतेहपुर सीकरी का गौरव किसे कहा जाता है, तो जामा मस्जिद को, या फिर फतेहपुर की शान किसे कहा जाता है, तो भी आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद को। फतेहपुर सीकरी में स्थित अन्य इमारतें, तो अन्य इमारतें भी हैं। प्रमुख जो इमारतें थीं उस पर हमने चर्चा कर चुके हैं कि बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जामा मस्जिद है, और अन्य जो इमारतें हैं उनको भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो याद रखनी है। जिनमें पहली इमारत है जोधाबाई का महल, ये सबसे बड़ा महल है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा जोधाबाई का महल। नेक्स्ट है तुर्की सुल्ताना का महल, मुग़ल स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित कौन सी इमारत को मुग़ल स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा तुर्की सुल्ताना के महल को। नेक्स्ट इमारत है पंच महल, बौद्ध शैली में निर्मित 5 मंजिला इमारत है। नाम से ही क्लियर हो रहा है पंच, तो इसकी जो इमारतें हैं वो कितने मंजिला है, 5 मंजिला। नेक्स्ट है बीरबल का महल, हिंदू ईरानी मिश्रित शैली में बना हुआ है, और एक जो बिल्डिंग है, महल है, वो है मरियम का महल। तो ये अन्य जो इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी की वो हैं। इनसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित है, या फिर निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर चारों पांचों नाम आपके याद हैं, तो ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि स्मिथ ने सीकरी को पत्थर में डाला गया रोमांस कहा है। तो यहाँ भी कहावत का एक प्रश्न है, वाक्य है कि फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला हुआ रोमांस किसने कहा, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा स्मिथ ने। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने अकबर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने का मतलब है अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क की रचना को पत्थर व मिट्टी की पोशाक पहनाई। तो यहाँ भी ये वाक्य आ सकता है कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क की रचना को पत्थर व मिट्टी की पोशाक पहनाई। ये वाक्य अबुल फजल ने कौन से मुग़ल बादशाह के बारे में कही है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा अकबर के बारे में। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि आगरा का लाल किला। तो फतेहपुर सीकरी के बाद हम आगरा की बात करें
तो अकबर ने आगरा में भी कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें प्रमुख इमारत है आगरा का लाल किला। अकबर ने बादलगढ़ के अवशेषों पर इसका निर्माण करवाया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने कौन से किले के अवशेषों पर करवाया। तो उसका हमारा जवाब हो जाएगा बादलगढ़ के अवशेषों पर। इसी किले में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था। तो बादलगढ़ की बात करें तो बादलगढ़ कोहिनूर हीरे के लिए भी प्रसिद्ध था। तो जिस कोहिनूर हीरे के बारे में हम आज केवल पढ़ते हैं वो भारत में नहीं है, वो इसी बादलगढ़ में मौजूद था। इस किले में 3 मस्जिद हैं, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी मस्जिद अकबर के लाल किले में स्थित नहीं है या फिर है, या फिर डायरेक्ट भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि नगीना मस्जिद कौन से किले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा आगरा के लाल किले में। नेक्स्ट पॉइंट है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में ही 1666 ईस्वी से और मृत्यु पर्यंत कैद रखा था, लगभग 8 साल। तो ये भी प्रश्न बनता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कौन से किले में कैद रखा। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा आगरा के किले में कैद रखा। कितने साल रखा? 8 साल। कब से कब तक? 1666 से लगभग 1674 तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में मुग़ल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत 3 मुग़ल बादशाहों के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया है। बाबर कालीन स्थापत्य कला हमने पढ़ी है, एक पॉइंट हमने हुमायूं कालीन स्थापत्य का पढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जो बिंदु हैं, जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट हैं, वो अकबर कालीन है, क्योंकि अकबर ने स्थापत्य कला का बहुत ही ज़्यादा विकास किया था, इसलिए थोड़ा मैटर भी ज़्यादा है। तो आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।